Hello student, in the previous lecture we were discussing about the chromosomal theory of sex determination. Chromosomal theory में अलग अलग तरह के methods थे and sex chromosome XX XY के बेस पर हमने मेल फीमेल डिटर्मिनेशन के प्रोसेस बताए, लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक कुछ लिमिटेशंस रहे और वैसे भी मेललेस फीमेललेस सेक्स डिटर्मिनेशन केवल क्रोमोसोम के बेस पर नहीं हो सकता. Actually, chromosomes carries gene. So whatever the activity which is being done is actually done by genes. काम तो सारा जीन कर रहे हैं. अगर सारे जेनेटिकल फिनोमिनन जीन से रेगुलेट हो रहे हैं तो ये भी जीन से रेगुलेट होगा. तो बाद में हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्रोमोसोम में भी कहीं ना कहीं जीन का रोल होगा. और कुछ बातें ऐसी भी थी जो क्रोमोसोम से एक्सप्लेन नहीं होती थी, तो फिर जीन का कंसेप्ट आया उसमें. ठीक है, जैसे कुछ चीजें मैंने बताई थी कि क्रोमोसोम में हम कई बार ये नहीं समझा पाते हैं कि जो एबनॉर्मल कंडीशंस आती है, कभी सुपर मेल सुपर फीमेल, ठीक है, इस तरह की इंटरसेक्स बन जाते हैं कई बार, ये कैसे बने. और XX0 का एक मेथड भी आया. XX0 के मेथड में भी हमने देखा कि वहां भी केवल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम के चेंज होने से मेललेस फीमेललेस चेंज हो रहा है कि सिंगल एक्स क्रोमोसोम में तो मेल और 2X क्रोमोसोम में फीमेल. देन हाउ इट हैपेंस. एक्चुअली इन सारी चीज़ों के लिए बाद में एक कंसेप्ट और आया और वो विद क्रोमोसोम इस चीज़ों को एक्सप्लेन करता है. मैकेनिज्म हमारी अगली थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन की अगली थ्योरी रहती है जीनिक बैलेंस थ्योरी. जीनिक बैलेंस थ्योरी जहां बैलेंस की बात की जाए, इट वाज गिवन बाय C.B. ब्रिज और C.B. ब्रिज ने ड्रोसोफिला पर अपने पूरी एक्टिविटी के बेस पर इस थ्योरी को दिया. ठीक है, तो ये थ्योरी आइडियली तो ड्रोसोफिला के लिए बनाई गई, हालांकि इसके बेसिक कंसेप्ट जो है और ऑर्गेनिज्म पर भी अप्लाई होते हैं. बट ये ध्यान रखिएगा कि ये थ्योरी पूरी तरह से तो केवल ड्रोसोफिला पर ही चलती है. लेकिन इस थ्योरी के, क्योंकि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है, इसका जो फंडामेंटल पार्ट है वो बिल्कुल सही है. ऑल्दो दिस थ्योरी इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल ऑन एवरी ऑर्गेनिज्म, सब पर अप्लाई नहीं हो पाती, ह्यूमन पे भी पूरी तरह से नहीं चलती है, लेकिन इसकी फंडामेंटल बातें बिल्कुल सही हैं. ठीक है, और इन्होंने ड्रोसोफिला के बेस पर इस चीज को आगे बढ़ाया. एक्चुअली बात क्या है, C.B. ब्रिज क्या कहना चाह रहे हैं जीनिक बैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग C.B. ब्रिज का कहना है कि इन एवरी ऑर्गेनिज्म मेल डिटरमाइनिंग जीन एंड फीमेल डिटरमाइनिंग जीन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, इनका कंसेप्ट ये था कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एवरी ऑर्गेनिज्म जीन्स ऑफ मेलनेस एंड फीमेलनेस आर प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म एंड अ डेलिकेट बैलेंस एग्जिस्ट इन देम व्हिच डिटरमाइंस द सेक्स. यानी कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों के जीन होते हैं, मेल डिटरमाइनिंग जीन भी है और फीमेल, और इनके बीच में एक बैलेंस होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है. ये बैलेंस जिस डायरेक्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म का डिटर्मिनेशन होगा. तो मेल डिटरमाइनिंग फीमेल डिटरमाइनिंग जीन दोनों में होते हैं. अब ये बात जो थी C.B. ब्रिज की, ये एक्सेप्टेबल रही. हमने भी आगे देखा है कि दोनों तरह के हार्मोन सब में बनते हैं, मेल डिटरमाइनिंग मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन सब में ही बनते हैं. और हार्मोन का जरा सा इम्बैलेंस होने पर मेल में फीमेल के करैक्टर, फीमेल में मेल के करैक्टर आ जाते हैं. ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि दोनों तरह के जीन तो सब में होते हैं, ये बात ठीक है. और वैसे भी हमने कहा भी था कि ऐसा भी नहीं है कि सेक्स डिटरमाइनिंग जीन सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम पर ही हो, ऑटोसोम पर भी होते हैं. ठीक है, इसलिए ये चीज तो ठीक है, ये तो ह्यूमन से लेकर सब जगह एप्लीकेबल है कि मेलनेस फीमेलनेस के जीन, मेल डिटरमाइनिंग जीन फीमेल डिटरमाइनिंग जीन सब में होते हैं. हमने सेक्स लिमिटेड करैक्टर बताए थे. सेक्स लिमिटेड करैक्टर में ऑर्गेनिज्म के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर आते हैं. ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर ऑर्गेनिज्म को मेल फीमेल डायमॉर्फिज्म बनाने में हेल्प करते हैं. तो ये सब ऑटोसोमल जीन. ठीक है, जीन तो दोनों तरह के सब में होते हैं. अब एक बैलेंस रहता है, इस बैलेंस का डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म क्या बनता है. अगर ये बैलेंस थोड़ा सा मेल डिटरमाइनिंग जीन की तरफ शिफ्टेड होगा तो ऑर्गेनिज्म मेल बन जाएगा, फीमेल डिटरमाइनिंग जीन की तरफ शिफ्टेड होगा तो फीमेल बन जाएगा. और मान लो ये बैलेंस बराबर सही रह गया तो फिर बीच की कंडीशन इंटरसेक्स आ जाएगी. इस बैलेंस में अगर बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है तो सुपर मेल सुपर फीमेल जैसी एबनॉर्मल कंडीशन आ सकती है. मतलब जो बातें आप क्रोमोसोम में नहीं समझा पा रहे थे, अब आप बैलेंस के बेस पर समझा पाएंगे. C.B. ब्रिज का ये कहना और एक जीन के बीच में बैलेंस होना ये कतई गलत नहीं है. इस थ्योरी का यही फंडामेंटल पार्ट बिल्कुल सही है. और आप भी इस बात को ध्यान रखिएगा, जेनेटिक्स में बैलेंस का बहुत बड़ा रोल है.
हालांकि ये सब हायर लेवल की चीजें, इसलिए आप लोगों के लेवल पर ज्यादा बताई नहीं जाती। बट आप इतना ध्यान रखिएगा कि हर ऑर्गेनिज्म में दो तरह का बैलेंस होता है। एक होता है क्रोमोसोमल बैलेंस और एक होता है जीन बैलेंस। और ये बैलेंस ही आपके सारी एक्टिविटी को मैनेज करता है। नॉट ओनली सेक्स डिटर्मिनेशन, ये तो एक पार्ट है, बाकी दूसरी एक्टिविटी, ठीक है, बैलेंसिंग से चलता है। बैलेंस किस तरह से? पहले तो बात क्रोमोसोमल बैलेंस की ही होती है। जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम है, अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है सपोज, तो उसमें हर टाइप का एक एक क्रोमोसोम होगा, तो सारे एक एक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये बैलेंस है। अगर मान लो ऑर्गेनिज्म को डिप्लॉइड कर रहे हैं तो सारे क्रोमोसोम दो 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 पेयर में होंगे। अगर एक एक रख रहे हो तो सारे एक एक रखो, दो दो कर रहे हो तो सबको दो दो कर दो, तो वो सब पेयर्ड रहेंगे, और इसी को बैलेंस कहते हैं। अगर तीन तीन रख रहे हैं तो हर क्रोमोसोम तीन तीन कर दो, एक एक रखते हैं हैप्लॉइड, दो दो कर देते हैं डिप्लॉइड, तीन तीन कर दोगे ट्रिप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड ये बैलेंस्ड कंडीशन मानी जाती है, और ये नेचर में एग्जिस्ट कर जाते हैं। ट्रिप्लॉइड भी तो होते हैं, टेट्राप्लॉइड तक भी होते हैं, कम होते हैं लेकिन। तो कहने का मतलब ये बैलेंस है, और बैलेंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म नेचर में एग्जिस्ट करता है। अगर इम्बैलेंस हुआ, इम्बैलेंस कैसे? जैसे मान लो डिप्लॉइड में सारे क्रोमोसोम दो दो हैं, अब सब तो दो दो हैं, और किसी एक क्रोमोसोम पेयर में दो की बजाय तीन हो गए, ठीक है। मतलब हम कई बार पढ़ते हैं 2n+1। मैंने आपको सेग्रीगेशन में नॉन डिसजंक्शन बताया था कि मियोसिस के टाइम सारे होमोलोगस पेयर अलग हो जाते हैं। गलती से मान लो नहीं सेपरेट हुए और पूरा पेयर एक तरफ चला गया, तो एक तरफ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है n+1, एक तरफ कम हो गया n-1। अब ये गेमीट मान लो फर्टिलाइज हुए तो जाइगोट क्या बनेगा? 2n+1 2n-1। तो कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन में एक आध क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाता है या कम हो जाता है, तो ये इम्बैलेंस, ठीक है, इसको इम्बैलेंस कहते हैं। तो क्रोमोसोम सारे एक ही पैटर्न पर होने चाहिए। अब देखो, जब क्रोमोसोम बैलेंस्ड होंगे तो उस पर प्रेजेंट जीन भी बैलेंस्ड होंगे, कि जीन सिंगल सिंगल है तो सारे सिंगल सिंगल, पेयर में है तो सारे पेयर में, इस तरह से। और ये बैलेंस हमारी जेनेटिक वर्किंग के लिए जरूरी है। आपने कभी सोचा कि हमारी बॉडी की हर सेल में सारे जीन होते हैं? अगर 30,000 जीन मानते हैं, 46 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, तो वो हमारी बॉडी की हर सेल में है। लेकिन हर जीन हर वक्त काम नहीं करता, हर जगह काम नहीं करता। इंसुलिन का जीन सिर्फ पैनक्रियाज के अंदर ही एक्सप्रेस होता है, वहीं बनाता है। आपकी स्किन में भी तो इंसुलिन का जीन है, स्किन सेल्स में भी, या तो वो काम नहीं करता। एंड दिस इज कॉल्ड रेगुलेशन। हमारे जीन को पता है कि उसको कब, कहां और कितनी देर एक्सप्रेस होना है। हर जीन के एक्सप्रेस होने की जगह फिक्स है, किसको किस ऑर्गन किस सेल में एक्सप्रेस होना है, कब एक्सप्रेस होना, उसकी टाइमिंग फिक्स है, उसकी एज के अकॉर्डिंग कितनी देर एक्सप्रेस होना, एवरीथिंग इज फिक्स एंड दिस इज कॉल्ड जीन रेगुलेशन, जिस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। और ये जो पूरा रेगुलेशन होता है ना, ये बैलेंस से चलता है। सारे जीन इंटर रिलेटेड है हमारे, और बिल्कुल एक प्रॉपर शेड्यूल एक्सप्रेशन का, कि पहले ये एक्सप्रेस होगा, फिर इसके प्रोडक्ट से ये एक्टिवेट होगा, और इसकी वजह से वो एक्सप्रेस होगा, इस तरह से पूरा सेट है। और इनमें सब में बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर क्रोमोसोम इम्बैलेंस हो जाए, जैसे क्रोमोसोम एक ज्यादा एक कम हो गया, तो जीन में भी इम्बैलेंस होगा। क्रोमोसोम का इम्बैलेंस और जीन का इम्बैलेंस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको छोटा सा बैलेंस का पार्ट बताया, क्रोमोसोमल बैलेंस, जीन बैलेंस। अभी मन में और भी कई क्वेरी आ रही होंगी, ठीक है, लेकिन पहले हम सेक्स डिटर्मिनेशन को समझ लें। सेवी ब्रिज का कहना है कि उसी बैलेंस से ही सेक्स डिटर्मिनेशन भी एक्सप्लेन होगा, और उनके अकॉर्डिंग मेल फीमेल दोनों तरह के जीन सब में होते हैं, और ये तो हमें पता भी है, दोनों तरह के हार्मोन बन रहे, सब हो रहा है, और अब इनका बैलेंस डिसाइड करेगा, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो मेल डिटरमाइनिंग जीन होते हैं, मेलनेस के जो जीन होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ऑटोसोम पर, और फीमेल डिटरमाइनिंग फीमेलनेस के जो जीन होंगे ये होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर। सीबी ब्रिज के अकॉर्डिंग मेलनेस के जीन ऑटोसोम पर है, फीमेलनेस के जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। इस थ्योरी में ये क्लियर कहा गया कि वाई का डिटर्मिनेशन में कोई काम नहीं है, और वाई नहीं भी होगा तो चलेगा, ऐसा इनका शुरू में कहना था। हालांकि यही इस थ्योरी की ड्रॉबैक भी है। अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि ऑटोसोम पर मेल डिटरमाइनिंग जीन है, जैसे कि ट्राजीन। ट्राजीन ये ड्रोसोफिला का जीन, इन्होंने सारा काम ड्रोसोफिला के बेस पे किया, तो ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल दिया कि ट्राजीन, इसको ट्रांसफॉर्मर जीन भी कहते हैं, और ये ड्रोसोफिला में मेल डिटरमाइनिंग जीन है, और ये ऑटोसोम पर होता है।
ह्यूमन में भी मैंने आपको बताया था कि मेल डिटरमाइनिंग जीन SRY जीन, बट ह्यूमन का जीन तो वाई पर है, वहां तो वाई का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। ह्यूमन में तो हमने कहा था कि जब तक वाई नहीं होगा मेल नहीं बनेगा कभी, और जब वाई होगा तो फिर कभी फीमेल नहीं बनेगा। मुलेरियन डक्ट, वोल्फेन डक्ट बताया था, ठीक है। तो वहां थोड़ा सा केस अलग है ह्यूमन की केस में, ठीक है। ये ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं, और ये बात सही है कि ड्रोसोफिला में मेल डिटरमाइनिंग ट्रा जीन तो ऑटोसोम पर है, और फीमेल डिटरमाइनिंग जीन होता है SXL जीन। ये फीमेल डिटरमाइनिंग जीन और ये होता है X पर। ह्यूमन में क्या फीमेल डिटरमाइनिंग जीन एक से ज्यादा बहुत सारे हैं, और वो X पर भी हैं और ऑटोसोम पर भी, ठीक है। इसमें एक जीन होता है SXL, इसको कई बार सेक्स लीदल जीन भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक रिसेसिवली हार्मफुल होता है, लीदल होता है। बाकी ये फीमेल डिटरमाइनिंग जीन है, ये मेल डिटरमाइनिंग जीन है, और ये X और ऑटोसोम पर है। इनका कहना है कि ऑटोसोम और X क्रोमोसोम का ही बैलेंस डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म मेल बनेगा या फीमेल, और Y का कोई रोल नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि इस थ्योरी में उन्होंने मेन बेस ड्रोसोफिला को रखा। हालांकि बैलेंस जो बताया शुरू में, ये जो बात उन्होंने कही कि दोनों तरह के जीन सब में है और बैलेंस होता है, ये चीज सब पर एप्लीकेबल है। लेकिन अब बैलेंस जरूरी नहीं है इसी तरह से हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा मेल वाला जीन ऑटोसोम पर, फीमेल के जीन X पर हो। ह्यूमन में अलग है और ऑर्गेनिज्म में अलग है, तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो सकता है। तो बैलेंस तो सब में होता है, ह्यूमन में भी है, लेकिन वो बैलेंस कैलकुलेट होने का तरीका अलग अलग होगा। अब इन्होंने ड्रोसोफिला की अकॉर्डिंग बात करी आगे। अब इनका कहना था, देखिए इनका कहना था, अब थ्योरी का कंक्लूजन क्या रहा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द बैलेंस बिटवीन जीन्स ऑफ X एंड ऑटोसोम। बैलेंस बिटवीन जीन्स ऑफ X क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। X क्रोमोसोम और ऑटोसोम के बैलेंस से सेक्स डिटरमाइन होगा, एंड Y क्रोमोसोम हैव नो रोल इन सेक्स डिटरमिनेशन। ये जो लाइन कही गई, ये चीज क्वेश्चनेबल थी, और इसी वजह से ये थ्योरी सब पर अप्लाई नहीं हो पाती। ड्रोसोफिला पे तो चल जाती, इसलिए हमने यहाँ साथ साथ लिख भी दिया कि इट इज ओनली इन ड्रोसोफिला, नॉट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म पर ऐसा जरूरी नहीं है, कई ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन वाई का बड़ा अच्छा रोल है। ये तो शुरुआत की बात रही इस थ्योरी की। अच्छा, अब इसमें भी बाद में हमें मालूम चला, पहले तो क्या था, देखो ड्रोसोफिला में भी ये बात दिखाई दी कि ड्रोसोफिला में तो वाई न भी होना तो भी मेल जैसा दिखता है, मेल ही बनता है, इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा। अब बाद में हमें पता चला कि ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं है कि वाई क्रोमोसोम कोई काम नहीं करता, वाई क्रोमोसोम का भी रोल है। और ये चीज हमें बाद में मालूम चली, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट इन ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें वो काम आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने में, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है, इन सब में वाई क्रोमोसोम का रोल तो ड्रोसोफिला में भी है, ठीक है। यानी कि मेल डिटरमाइनिंग जीन भले ऑटोसोम पर, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना, उसमें स्पर्म बनाना, स्पर्म का मूवमेंट, ये जो काम है ये सब वाई से ही रेगुलेट होता है। अगर आप इन सारे वर्क को देखें तो वाई क्रोमोसोम हेल्प्स इन, अगर मैं एक सिंगल वर्ड में लिखना चाहूं तो ये हुआ फर्टिलिटी। तो ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है। ये सब यही देखो, गैमेट बनना, स्पर्म की मोटिलिटी, इसी से तो ऑर्गेनिज्म फर्टाइल बनेगा, तो ये फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसीलिए बाद में इस थ्योरी में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया और वाई का थोड़ा बहुत रोल माना गया, वो भी फर्टिलिटी का, ठीक है। और इसीलिए पहले तो ये कहा जाता था कि वाई नहीं भी होगा तो ऑर्गेनिज्म मेल बनेगा, और ये बात सही है, ड्रोसोफिला में वाई नहीं होता है, X 0 होता है, तो ड्रोसोफिला मेल जैसा ही दिखता है। हालांकि वो जो होता है वो कंप्लीट मेल नहीं बनेगा, मेल जैसा अपीयर होगा, बट उसमें फर्टिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि फर्टिलिटी का काम तो कौन कर रहा है, वाई। और इसीलिए बाद में इस चीज में थोड़ा सा और एडिशन किया गया। सो इफ वाई क्रोमोसोम इज एब्सेंट इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला बिकम्स स्टेराइल मेल। अगर वाई एब्सेंट है तो ड्रोसोफिला स्टेराइल मेल बनेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वाई नहीं है तो भी वो परफेक्ट मेल बन जाएगा, परफेक्ट मेल नहीं बनेगा। इट लुक्स लाइक मेल बट इट इज स्टेराइल, क्योंकि फर्टिलिटी के लिए तो वाई चाहिए इवन ड्रोसोफिला में भी। और ये बात ड्रोसोफिला की हो रही है, अदर ऑर्गेनिज्म में तो वाई का और ज्यादा रोल हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने ड्रोसोफिला में ही इस बैलेंस को कैलकुलेट करने का, ऑब्जर्व करने का रास्ता बताया कि अब हम बैलेंस पता कैसे करें, सेक्स डिटरमाइन कैसे होगा। तो इन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट लिया। टू ऑब्जर्व जीनिक बैलेंस, सेक्स इंडेक्स रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड। सीबी ब्रिज का कहना था कि जीनिक बैलेंस आपको अगर ऑब्जर्व करना है तो आप सेक्स इंडेक्स रेशियो कैलकुलेट करो।
और ये सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम सेट एक्स बाय ए रेशियो। सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ एक्स, उसमें एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, और ऑटोसोम सेट, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑटोसोम सेट ए लिखा है, याद आया कुछ, पिछली थ्योरी में मैंने बताया था। नंबर ऑफ ऑटोसोम अलग चीज है, नंबर ऑफ ऑटोसोम सेट अलग चीज है, ठीक है। ड्रोसोफिला में 3 ऑटोसोम मिलकर के एक सेट बनाते हैं, ह्यूमन में 22 ऑटोसोम मिलकर एक सेट बनाते हैं, हैप्लॉइड पे बताया था। डिप्लॉइड में 2 सेट हो जाते हैं, ड्रोसोफिला में 3 क्रोमोसोम के 2 सेट है, ह्यूमन में 22 के 2 सेट हो जाए। तो यार ऑटोसोम के नंबर नहीं लेना, उसका सेट लेना है। तो हैप्लॉइड में 1 सेट, डिप्लॉइड में 2 सेट, इस तरह से, और एक्स जितने हैं उनको काउंट करना। अब इसकी वैल्यू से डिसाइड करें। इनका कहना है कि इफ दिस वैल्यू कम्स टू बी 1, अगर ये वैल्यू 1 आती है सेक्स इंडेक्स रेशियो की, तो ऑर्गेनिज्म फीमेल बनेगा, और अगर ये वैल्यू 0.5 आती है तो ऑर्गेनिज्म मेल बनेगा, ठीक है। ये इनका स्टैंडर्ड पार्ट है कि ऑर्गेनिज्म जो है ये स्टैंडर्ड है कि 1 आने पर फीमेल और 0.5 आने पर मेल बनेगा। आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दिया जाए आप इसी तरह से कैलकुलेट करिए। इसके बाद अगर मान लो वैल्यू 1 से ज्यादा आई, 0.5 से कम आई, 0.5 से 1 के बीच में आई, तो क्या होगा, तो ये 3 एबनॉर्मल कंडीशन भी आप यहाँ बता सकते हो। अगर मोर देन 1 है तो सुपर फीमेल, 0.5 से भी लेस है सुपर मेल, और 0.5 से 1 के बीच में है तो इंटरसेक्स बनेगा। समझ गए। तो सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या है, ये x बाय ए रेशियो है, और इससे हमें जो एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी इसके बेस पर मेल फीमेल डिसाइड होगा। ये थ्योरी न केवल मेल फीमेल बल्कि एबनॉर्मल कंडीशन, सुपर मेल, सुपर फीमेल और इंटरसेक्स, ये चीजें भी बता सकती है। अब हो सकता है आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि सुपर मेल सुपर फीमेल क्या है, तो ये कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है जो थोड़ा सा हम आगे ह्यूमन जेनेटिक्स में और डिटेल में समझाएंगे। ये सुपर मेल मेल जैसा ही दिखता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडिशनल फीचर्स होते हैं, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है। सुपर का मतलब कोई बहुत अच्छे नहीं है, कोई सुपरमैन नहीं, सुपर मेल इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, तो एक तरह का डिसऑर्डर है। ऐसे फीमेल में सुपर फीमेल भी एबनॉर्मल है, और इंटरसेक्स तो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें भी इसमें पता चल सकती हैं। अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है, आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, हम ड्रोसोफिला, ये सारी चीज ड्रोसोफिला पे चलेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ह्यूमन पर ऐसे सेक्स इंडेक्स रेशियो नहीं निकालना है। ह्यूमन का तरीका अलग है, ह्यूमन में भी बैलेंस है, लेकिन वो कैलकुलेट ऐसे नहीं होगा एक्स बाय एस, वो तो ये तो ड्रोसोफिला का, ठीक है। तो एक्स बाय ए ड्रोसोफिला के बेस पर करना। अब जैसे हमने कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे कि फाइंड आउट द सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है, विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। अगर ड्रोसोफिला में ये सारे कॉम्बिनेशन है तो जरा बताएं कि ड्रोसोफिला जो है मेल बनेगा फीमेल बनेगा क्या है। आपको इसमें क्या देखो, ए प्लस एक्स एक्स, ए प्लस एक्स वाई, ये दे रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन समझ में आया कैसे लिखे, मैंने पिछले वाले क्रोमोसोमल थ्योरी में बताया। हर ए जो होता है ये एक ऑटोसोम सेट होता है, तो ये डिप्लॉइड है तो 2 सेट है, 2 सेक्स क्रोमोसोम, इस तरह से। अब आपको x बाय ए रेशियो निकालना है, तो कैसे करोगे, इसमें x कितने हैं 2 और a कितने हैं 2, तो ये 2 बाय 2 1 हो गया, और 1 आने का मतलब ये क्या होगा, फीमेल, ठीक है। इसका कैलकुलेट करें तो y को लेना ही नहीं है, x बाय a में x एक और ऑटोसोम सेट 2 है, तो ये 1 बाय 2 मतलब 0.5 और 0.5 हुआ, तो ये मेल बनेगा। ऐसे कैलकुलेट करना, सिंपल सा क्वेश्चन भी आता है इस पर कई बार। अब जैसे a प्लस x0 जो है, अब यहाँ भी रेशियो तो 1/2.5 ही आएगा, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शुरू में तो ये कहा गया कि ये भी मेल बनेगा, मेल तो बनेगा लेकिन परफेक्टली। अब इसको लिखा जाएगा स्टेराइल मेल, इट लुक्स लाइक मेल बट इट इज स्टेराइल, तो ये स्टेराइल बनेगा। अब यही कॉम्बिनेशन अगर ह्यूमन में होता ना, ह्यूमन में x0 एक डिसऑर्डर है, ये भी मैं आगे बताऊंगा ह्यूमन जेनेटिक्स में, इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, और जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है ह्यूमन में वो फीमेल होती है, ह्यूमन में x0 फीमेल होती है, लेकिन यहाँ देखो ड्रोसोफिला में मेल बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ह्यूमन का और ड्रोसोफिला का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, बैलेंस दोनों में होता है लेकिन तरीका अलग अलग है। और देखते हैं ए प्लस एक्स एक्स, अब यहाँ 3x क्रोमोसोम और 2 ऑटोसोम सेट हो गए 3/2, तो ये कितना आ गया 3/2 1.5, मोर देन 1 होने पर क्या बनेगा, सुपर फीमेल, ठीक है। इधर देखें 3 ऑटोसोम सेट, तो ये सब एबनॉर्मल कंडीशंस, और ये एबनॉर्मल गैमेट के फ्यूजन से बनते हैं। अब यहाँ क्या आएगा 2/3
2/3 क्या हुआ, 2/3 हो जाएगा 0.6 के आसपास। तो ये 0.6 मतलब 0.5 से 1 के बीच में आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्स। ठीक है, और ये देखिए जरा, ये 1/3 होगा, 1/3 का मतलब 0.3, और ये होगा 0.5 से कम होना, यानी कि सुपर में। ठीक है, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। इन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको उनका x/a रेशियो काउंट करके फिर कैलकुलेट करना है, क्या फिर डिसाइड करना है कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा। अब एक बात अच्छे से समझ लें कि आपको जब भी ड्रोसोफिला का क्वेश्चन दिया जाए सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर, आपको ये काम जो है वो x/a से ही करना है। ड्रोसोफिला में बैलेंस से ही कैलकुलेट होगा। खाली यूनिक अपन ने XX और XY देख लिया, हालांकि ठीक है कि XX यहाँ भी फीमेल ही है, लेकिन अपन फिर भी बैलेंस कैलकुलेट करके ही दिखाएं। ये ड्रोसोफिला के लिए तो आपको यही यूज करना है। ठीक है, ह्यूमन में ये बैलेंस हर जगह काम नहीं आएगा, ध्यान रखिए, कभी आएगा कभी नहीं भी आएगा, तो ह्यूमन पर इसको हम अप्लाई नहीं करते, ड्रोसोफिला तक ठीक है। अच्छा, ये चीजें तो हमने कॉम्बिनेशन लिख के दे दिया और आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। कभी कभी ये क्वेश्चन कैरियोटाइप बेस पर भी आता है। मैं थोड़ा सा आपको 11th के सेल वाले पार्ट में फिर से ले जाऊंगा और आपको वहां पर कैरियोटाइप के बारे में बात की जाती है। कैरियोटाइप ज्यादा डिटेल में नहीं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम का एक पूरा प्रॉपर सेट बनाना, उसी को कैरियोटाइप कहते हैं। आपने पढ़ा होगा मेटाफेज स्टेज पर सबसे बढ़िया क्रोमोसोम दिखते हैं। तो स्टडी के लिए क्या करते हैं, मेटाफेजिक सेल में से क्रोमोसोम निकाल लेते हैं और उनको बढ़िया से लेंथ वाइज अरेंज कर देते हैं। पहले इसमें ऑटोसोम रखते हैं, लास्ट में सेक्स क्रोमोसोम, और लेंथ वाइज अरेंज करते हैं। मतलब आपको उसमें जो सबसे बड़ा लंबा क्रोमोसोम दिख रहा होगा, वो भी पेयर में होगा, 2 दिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़े ऑटोसोम को लेंथ वाइज, फिर उसका छोटा, फिर उसका छोटा, फिर उसका छोटा, ऐसे सीरीज में जमा देते हैं। और लास्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम का रखते हैं, चाहे उसकी लेंथ कुछ भी हो। फिर इनकी नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, और वो नंबर इनके फिक्स हो जाते हैं रोल नंबर की तरह। 1960 में डेनवेर नाम के एक साइंटिस्ट ने ह्यूमन का कैरियोटाइप बनाया था पहली बार, और वहां उन्होंने नंबरिंग दी थी क्रोमोसोम 1 2 3। और आज भी जो हम क्रोमोसोम 1 कह रहे हैं, तो 1 फिक्स है हर बार, और वो सबसे बड़ा होता है हमारा क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम की नंबरिंग नहीं देते, तो 22 तक नंबरिंग चलती है। सेक्स क्रोमोसोम को XX या XY लिख देते हैं। ये एक कैरियोटाइप बनाने का एक सिस्टम है जो आपको थोड़ा सेल में 11th में पढ़ाया भी जाता है। अगर हम ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बन सकता है, तो ड्रोसोफिला का भी बन सकता है। ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम पेयर हैं, 4 पेयर्स। डिप्लॉइड नंबर 8 होता है, 4 पेयर्स। उसमें भी एक तो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, 3 ऑटोसोम के पेयर हो गए। तो ड्रोसोफिला का भी कैरियोटाइप बनता है। बट ड्रोसोफिला के कैरियोटाइप में ध्यान रखना, क्रोमोसोम नंबर 1 नहीं होता। जैसे ह्यूमन में क्या था, सेक्स क्रोमोसोम लास्ट में रखते हैं, ड्रोसोफिला में उल्टा करते हैं। इसका कोई रीजन नहीं है, जिन्होंने, जिस साइंटिस्ट ने जो दिया वो अपने तरीके से चल रहा है। ड्रोसोफिला के कैरियोटाइप में सेक्स क्रोमोसोम को पहले नंबर पर रखते हैं, वो बड़े भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑटोसोम, 4 ही पेयर हैं। पहला पेयर तो हो गया सेक्स क्रोमोसोम का, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेयर हो जाएंगे ऑटोसोम के। और इसीलिए सेक्स क्रोमोसोम को नंबर तो देना नहीं है, तो नंबरिंग शुरू होती है सेकंड से। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये ऑटोसोम है। ड्रोसोफिला के उसी कैरियोटाइप को एक सेल के डायग्राम में दिखाया जाता है, और इस पर क्वेश्चन भी आता है। जरा देखिए कैसे, ये ऐसे बना हुआ है। ये देखिए, एक सेल के डायग्राम में आपको क्रोमोसोम पेयर दिखा रखे। ये जो लाइन से, ये क्रोमोसोम है। सबसे बॉटम में रहता है XX, सेक्स क्रोमोसोम, मेल होगा तो XY, Y को थोड़ा सा हुक शेप का बनाते हैं, ठीक है, जो हमने सेक्स लिंकेज में भी NCERT में देखा। अब ये 3 ऑटोसोम है। ये जो होता है, ये सेकंड नंबर का ऑटोसोम है, ये थर्ड नंबर का है, और ये फोर्थ नंबर का है। ऐसे ये 3 पेयर ऑटोसोम के और एक सेक्स क्रोमोसोम। ये ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप है। ये मेल का है, ये फीमेल का है, और ये मेल का हो जाएगा। कितना तो दिख रहा है XXXY, समझ में आई बात। ड्रोसोफिला के, और कभी भी क्वेश्चन में इस तरह का कोई डायग्राम आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि ये कैरियोटाइप है ड्रोसोफिला। अब आपको क्या, इसको इस तरह का डायग्राम देकर के पूछा जाएगा कि आप जरा बताओ कि इस ड्रोसोफिला का सेक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने लिख रखे हैं XX अपने समझने के लिए। अब आपको देखिए, सेक्स डिटरमाइन करने के लिए A और X चाहिए। X/A रेशियो निकालोगे ना, तो X तो चलो दिख जाएगा, ये नीचे कितने हैं, लेकिन A का क्या मतलब है, ऑटोसोम सेट।
अब ऑटोसोम सेट मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी ऑटोसोम सेट इन दिस ड्रोसोफिला, और यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। पूछ रहे हैं ऑटोसोम सेट और काउंट करते हैं 3। अरे भैया 3 जो है वो ऑटोसोम पेयर है। हाउ मेनी ऑटोसोम पेयर? 3। हाउ मेनी ऑटोसोम? 6। 2 2 2। समझिए, हाउ मेनी ऑटोसोम सेट? सेट याद करो फिर से क्या था, n-1 इज 1 सेट, और ड्रोसोफिला में 3 ऑटोसोम मिलकर के एक सेट बनाते हैं। ठीक है, मतलब मैं अगर इसका हैप्लॉइड वाला पार्ट लिखूं, जैसे ये हैप्लॉइड से, तो उसके अंदर 4 ही क्रोमोसोम होंगे, तो वो इस तरह से होंगे ऐसे। इसी का ये हैप्लॉइड। अब ये तो हो गया एक्स क्रोमोसोम, और ये जो 3 है ये 3 है ऑटोसोम। टोटल ये n सेल है, और n-1 ये सेक्स क्रोमोसोम को हटा दिया तो ये n-1 है, और इसी को एक A कहेंगे, ऑटोसोम सेट। जब तीनों टाइप के ऑटोसोम एक एक आ जाए, एक ये, ठीक है, इसको एक A कहेंगे, और इसका कॉम्बिनेशन ऐसे लिखेंगे A+X। समझ गए? अब जरा इसके कंपैरिजन में इसको देखो, तो यहां पर 3 मिला के एक सेट बन रहा है, तो यहाँ 3 के कितने सेट दिख रहे हैं? पेयर में है 2 सेट दिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? A+X। क्लियर? इसको कैसे लिखेंगे? A+XY। ये XY। आपको कोई भी डायग्राम दिया जाए, आप उस डायग्राम से पहले ये ढूंढ लें कि उसमें ऑटोसोम सेट कितने हैं और x कितने हैं, उसके बाद x/a रेशियो निकाल लेंगे। जैसे एक और केस लेते हैं, मान लीजिए जैसे ये ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप है, ड्रोसोफिला का एक एबनॉर्मल कैरियोटाइप दिया हुआ है। अब इसका बता सकते हो कि कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हाउ मेनी ऑटोसोम सेट, हाउ मेनी ऑटोसोम सेट। तो ये बेसिक डायग्राम ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से समझ लें। ठीक है, ये बेसिक डायग्राम है, 3 मिला के एक सेट है। यहाँ 3 के कितने सेट है? जैसे यहाँ 2 थे, यहाँ कितने हो रहे हैं? 3 सेट हो रहे हैं, A प्लस ये X, ये इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, और देखिए जरा और बनाते हैं। मान लो ये एक और ड्रोसोफिला का हमने कैरियोटाइप, अब इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा? इसमें अगर बात करें ऑटोसोम सेट कितने, ऑटोसोम सेट कितने हो जाएंगे? इसमें 2 पेयर है, ये A प्लस, अब यहाँ देखो ये 3 है, X और एक हुक जैसा है, ये XY हो गया। ठीक है, ऐसा कोई भी डायग्राम क्वेश्चन में हो और लिखा जाए कि गिवन बिलो इज द कैरियोटाइप ऑफ ड्रोसोफिला, फाइंड आउट द सेक्स ऑफ दिस ड्रोसोफिला। आपको मैंने जो अभी पिछले जितने भी ये कॉम्बिनेशन बनाए ना, हम सब के डायग्राम बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हो। एक A का मतलब क्या, ये 3A है जो भी है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से बनेंगे ये डायग्राम। तो ये कैरियोटाइप के डायग्राम के बेस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट भी लिखा हुआ आ सकता है। समझ में आ गई बात? तो जीनिक बैलेंस थ्योरी जो मैंने आपको बताई, ये ड्रोसोफिला के बेस पर दिया गया सीबी ब्रिज का कंसेप्ट है। ठीक है, आपको इस थ्योरी से एक तो ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिज्म में बैलेंस होता है, और ये बैलेंस हमारे सारे जेनेटिकल एक्टिविटीज को प्रॉपर करने में हेल्प करता है, और उसी जेनेटिकल एक्टिविटीज में सेक्स डिटर्मिनेशन भी आता है। तो सीबी ब्रिज ने कहा कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन भी बैलेंस से होगा, मेल डिटरमाइनिंग फीमेल डिटरमाइनिंग जीन में बैलेंस, लेकिन मेल डिटरमाइनिंग फीमेल डिटरमाइनिंग जीन की लोकेशन अलग अलग है। ड्रोसोफिला के अंदर ये ऑटोसोम और एक्स पर है, ह्यूमन में ये चीज वाई पर है, एक्स पर भी है, और ऑटोसोम में भी, वहां ह्यूमन में वाई भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए ह्यूमन का बैलेंस वहां भी है, लेकिन ह्यूमन का बैलेंस अलग तरीके से कैलकुलेट होगा, ड्रोसोफिला का बैलेंस अलग होगा। हमने जो बताया आपको ड्रोसोफिला के बैलेंस से बताया, और जब भी आपको ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन पर क्वेश्चन आए तो आप X/A रेशियो कैलकुलेट करके सेक्स इंडेक्स रेशियो निकाल के ही बताएं कि मेल होगा या फीमेल, खाली सेक्स क्रोमोसोम देख के नहीं बोलें। समझ गए? और फिर ड्रोसोफिला का वही चीज जो बैलेंसिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो कैरियोटाइप से भी आ सकता है। इस तरह के कैरियोटाइप के डायग्राम भी हो सकते हैं। इस डायग्राम में बस आपको ये पहचानना होता है कि इसमें ऑटोसोम सेट कितने हैं और एक्स क्रोमोसोम कितने, क्योंकि अपने को X/A रेशियो निकालना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जीनिक बैलेंस थ्योरी ये एक और नया कंसेप्ट था। क्रोमोसोमल थ्योरी के साथ साथ अब हम जीनिक बैलेंस को भी इंक्लूड करते हैं, जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करना ज्यादा प्रॉपर और ज्यादा
ईजी हो जाता है। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन में एनवायरनमेंट का रोल, हार्मोन का रोल और कई चीज़ों का थोड़ा थोड़ा रोल तो रहता ही है, बट मेजर जेनेटिकल पार्ट में क्रोमोसोम और जीन का रोल है। तो दोनों थ्योरी ध्यान रखनी। क्रोमोसोमल थ्योरी एनसीईआरटी में भी दे रखी है। इस थ्योरी के बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बट हमें पूरा कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब हम जीनिक बैलेंस भी समझें। अच्छा, इसी जीनिक बैलेंस से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है। हम एक छोटा सा कंसेप्ट एडिशनली और पढ़ते हैं, ये आपके बाकी आगे जूलॉजी में और दूसरे टॉपिक में भी काम आता है। साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एक छोटा सा कंसेप्ट है और क्वाइट इंटरेस्टिंग भी है। इसको लियोन्स हाइपोथेसिस या डोजेस कंपनसेशन भी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है सेक्स डिटर्मिनेशन एट सेल्यूलर लेवल। एक सेल लेवल पर भी हमें पता चले कि ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है, क्या है, और ये चीज फिर आइडेंटिफिकेशन में, लोगों को पहचानने में भी काम आ सकती है। लियोन्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको, डोजेस कंपनसेशन भी कहते हैं। इसके पीछे का कंसेप्ट देखिए क्या है। ठीक है, अभी तक हमने कई बार बात करी है कि भाई ह्यूमन में कई तरह की चीजें, ऑर्गेनिज्म में भी, पूरे ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो जीन से कैरेक्टर बनता है, सो एंड सो, और अभी हमने बैलेंस की भी बात कर ली। ठीक है, लेकिन आप देखिए कई बार एक क्वेरी दिमाग में आनी चाहिए कि फीमेल में एक्स एक्स कंडीशन और मेल में एक्स वाई कंडीशन, क्या इस चीज की वजह से कुछ डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि फीमेल में तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई है। ठीक है, अब इस चीज का डिफरेंस तो आना चाहिए। एक कंसेप्ट आपको आगे दूसरे टॉपिक में पढ़ाया था, बार बॉडी। मैं उसी बार बॉडी की बात कर रहा हूं। हो सकता है कई जगह पर 11th में भी सेल के पढ़ाने के साथ साथ बार बॉडी बता देते हैं। क्रोमेटीन पढ़ाया जाता है, हेट्रोक्रोमेटीन, यूक्रोमेटीन, थोड़ा याद रखिएगा। तो बार बॉडी आता है, कुछ को पता भी होगा। मैं पूछूंगा कि व्हाट इज बार बॉडी, तो ये आता है कि इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम के ऑर्गेनिज्म में और स्पेशली ह्यूमन में, मैमल्स में एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसी को हम बार बॉडी कहते हैं। एक्चुअली आप समझिए पूरी बात क्या है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सारा मामला जो है, जैसे आपने कभी सुना डाउन सिंड्रोम, नाम तो शायद आया हो। डाउन सिंड्रोम पता है क्यों होता है? ह्यूमन में केवल एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। हर बार हम सोचते हैं कि जीन में म्यूटेशन होगा और फिर डिजीज होती है। कभी कभी जीन में कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। 21st नंबर का क्रोमोसोम जब एक्स्ट्रा आ जाता है ह्यूमन में, 2n+1, वो एक्स्ट्रा जो 21st आया बिल्कुल नॉर्मल क्रोमोसोम है, कोई म्यूटेशन नहीं है, उसके बाद भी बड़ा सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम। ना कोई जीन में गड़बड़ हुई, ना कोई म्यूटेशन हुआ, फिर आखिर इतना बड़ा डिजीज क्यों? केवल मात्र एक क्रोमोसोम के और आके खड़े हो जाने से ऐसी क्या भारी समस्या होगी? अगर डाउन सिंड्रोम हो रहा है और भी कई चीजें, ठीक है, जैसे कई बार एक्स 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 आ जाता है, 3 एक्स आ जाते हैं, तो हम उसको सुपर फीमेल कहते हैं। भाई एक एक्स्ट्रा एक्स आने से ऐसा भी क्या हो गया? ये जितने डिसऑर्डर और एबनॉर्मल कंडीशन है, यही आपको इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं क्रोमोसोम और जीन के बैलेंस का मैटर है। और जेनेटिक डिसऑर्डर सारे के सारे जीन में म्यूटेशन और खराब होने से नहीं होते। ये बात सही है कि मेजॉरिटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द म्यूटेशन इन जीन, जीन में म्यूटेशन होने से होते हैं। लेकिन कुछ डिसऑर्डर ऐसे भी होते हैं जहां कोई जीन खराब नहीं होता। ठीक है, जीन बिल्कुल अच्छे भले नॉर्मल है और तब भी आपके लिए वो एबनॉर्मल कंडीशन या डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं, जैसा कि हमने डाउन सिंड्रोम में देखा। और एक अच्छा भला नॉर्मल जीन हमारे लिए एबनॉर्मल डिजीज क्यों प्रोड्यूस करेगा? वो तब प्रोड्यूस करेगा जब वो इम्बैलेंस फेस करता है। इसलिए लाइफ में बैलेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और कई बार काम जो है, केवल वर्क करने से सक्सेस नहीं मिलती कि भाई हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस मिल जाएगी। जब तक आपके काम में बैलेंस नहीं होगा तब तक तो सक्सेस नहीं मिलेगी। हम लोग पढ़ाई करते हैं, नीट की तैयारी करते हो, खूब पढ़ते दिन भर, तो आपका काम तो खूब कर रहे हो, लेकिन हो सकता है सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन उस स्टूडेंट का होता है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस रखता हो। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट मान लो दिन में 8 घंटे पढ़ाई करता और वो 8 ही घंटे एक ही सब्जेक्ट लेके बैठा है या 2 सब्जेक्ट लेके बैठा है। ठीक है, मेहनत तो उसने भी उतनी करी। ठीक है, मतलब ये एक तरह का हमारा वो जीन हुआ जो एक्सप्रेस तो खूब कर रहा है, कहने को काम तो खूब कर रहा है, लेकिन बेकार है। एक और दूसरा स्टूडेंट जो उन्हीं 8 घंटे में अपने तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देता है,
सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका होगा जो बैलेंस से काम करता है। हमारी आदत होती है कि आज तो पूरे दिन ये पढ़ लेते हैं और कल पूरे दिन वो पढ़ लेते हैं। ऐसे इम्बैलेंस वाली स्टडी से रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, केवल और केवल आप यही तो देखिए ना, हमारे पास जीन है, हर सेल में जीन है, और हम सोचे कि बस जीन एक्सप्रेस होना चाहिए तो ही काम होता रहेगा, तो जी नहीं। केवल जीन को एक्सप्रेस करा देने मात्र से ऑर्गेनिज्म की जिंदगी नहीं चलती। वहां एक्सप्रेशन से ज्यादा ये देखना पड़ता है कि एक्सप्रेशन कब करना है, कितनी देर करना है, कहाँ करना है, एंड दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन, बैलेंस। और ये सब बैलेंस से आता है, एंड दैट्स व्हाई बैलेंसिंग जरूरी है। ठीक है, अगर एक आध क्रोमोसोम कम ज्यादा हो जाए, मैंने आपको अभी जीनिक बैलेंस बताया था, हर ऑर्गेनिज्म में दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक क्रोमोसोमल बैलेंस और उसी के साथ जीन बैलेंस। ठीक है, और ये भी बताया था कि जैसे क्रोमोसोम है तो सारे एक एक हैं तो सबको एक एक रखो, बैलेंस रहेगा। हैप्लॉइड दो दो है तो सबको दो दो रख लो, ये भी बैलेंस है। डिप्लॉइड इवन तीन तीन भी है तो सबको तीन तीन कर दो, ट्रिप्लॉइड भी चलेगा। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि सब तो दो दो हैं और कोई एक क्रोमोसोम दो की बजाय तीन हो जाए, जिसमें मैंने 21 का एग्जाम्पल दिया। अब बाकी सारे क्रोमोसोम तो दो दो है और किसी एक क्रोमोसोम में एक तीसरा आ गया, अब वो तीन हो गए। ये जो एक्स्ट्रा आया है ये इम्बैलेंस, और इसी इम्बैलेंस से बहुत सारे जीन का एक्सप्रेशन गड़बड़ हो जाता है, उनकी टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है। और अच्छे भले नॉर्मल जीन अगर गलत वक्त गलत समय पर काम करेंगे तो वो डिजीज ही कॉज करेंगे, इसीलिए डाउन सिंड्रोम जैसे रोग हो जाते हैं। समझ में आई कुछ बात? तो बैलेंस का बड़ा सिस्टम, बड़ा रोल है। क्रोमोसोमल बैलेंस होना चाहिए, और जब क्रोमोसोमल बैलेंस होगा तो जीन बैलेंस भी होगा। क्रोमोसोमल इम्बैलेंस होगा तो जीन भी इम्बैलेंस हो, जीन का इम्बैलेंस हुआ तो एक्सप्रेशन, उसका रेगुलेशन सब डिस्टर्ब होगा। और जब बैलेंस का इतना बड़ा रोल है तो तुरंत हमारा ध्यान जाना चाहिए इन दोनों पर कि फीमेल में 2x और मेल में 1x। और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मैंने आपको बहुत जोर देकर कहा था, ह्यूमन में एक्स क्रोमोसोम पर बहुत सारे यूजफुल कैरेक्टर के जीन हैं जो वाइटलिटी से रिलेटेड हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के भी जीन हैं। और अगर फीमेल में 2x होंगे, मेल में 1 ही x होगा, तो एक्स क्रोमोसोम के नंबर का ये डिफरेंस हमें मेल फीमेल में दिखाई क्यों नहीं देता? वहां दिखना चाहिए। अगर हम ह्यूमन की बात कर ले तो ह्यूमन में मेल और फीमेल अपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को छोड़ दे तो बाकी सारे कैरेक्टर में एक जैसे, केवल और केवल प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, वो डायमॉर्फिज्म है, बाकी तो सारे जेनेटिकल पार्ट एक जैसा है। तो आखिर ये डिफरेंस गया कहाँ? आप जरा सोचिए, अगर किसी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर का जीन एक्स पर है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर याद है, नंबर ऑफ अलील से कैरेक्टर चलता है, और अगर वो जीन एक्स पर है तो फीमेल में उसके कितने अलील मिलेंगे? 2x है तो 2 तो मिलेंगे कम से कम, और मेल में कितने मिलेंगे? 1। और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, 2 अलील होगा तो डबल एक्सप्रेस होगा, 1 अलील में तो उससे आधा हो जाएगा। तो मतलब वो सारे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं, उनका एक्सप्रेशन फीमेल में तो मेल से डबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, और वो कैरेक्टर दोनों में एक जैसे ही ठीक ठाक ही आता है, बैलेंस भी आता है। तो आखिर इस एक्स्ट्रा एक्स का किया क्या गया? देखिए, वाई इधर नहीं है तो भी फर्क पड़ता है, हालांकि वाई पर ज्यादा जीन ही नहीं है, वाई इनर्ट सा क्रोमोसोम है, तो वाई का फीमेल में नहीं होने से ज्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन एक्स पर बहुत सारे जीन है, और एक्स अगर फीमेल में 2 और मेल में 1 है तो इसका इफेक्ट तो दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखा। नेचर ने इस इम्बैलेंस को ठीक किया। देखिए, यहाँ इम्बैलेंस कंपैरेटिव इम्बैलेंस, फीमेल में इटसेल्फ कोई इम्बैलेंस नहीं, सारे क्रोमोसोम 2-2 हैं और सेक्स क्रोमोसोम भी 2 हैं, एक्स एक्स, तो पूरा बैलेंस है, फीमेल बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे मेल में भी सारे क्रोमोसोम 2-2 हैं और सेक्स क्रोमोसोम में एक्स के साथ वाई लगा हुआ है, तो बैलेंस तो वहां भी है। तो ना फीमेल में इम्बैलेंस होता है ना मेल में इम्बैलेंस होता है, ये दोनों इंडिविजुअली में इनमें बैलेंस है और ये अपना काम परफेक्ट कर। हम तो कंपैरिजन कर कि अगर मेल और फीमेल को कंपैरेटिवली देखें तो क्योंकि क्रोमोसोम इसमें 2 और इसमें 1 है, तो कुछ कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन में हमें डिफरेंस दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता। और नेचर ने इस बैलेंस को, मेल और फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम के इस बैलेंस को ठीक करने की कोशिश की। अब इस बैलेंस को ठीक कैसे किया जाए? तो नेचर के पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता तो ये था कि मेल का जो 1x है उसको डबल एक्टिव कर दे, हाइपर एक्टिव कर दे, कि मेल का एक ही एक्स जो है 2x के बराबर हाइपर एक्टिव, तो फिर वो फीमेल के 2x की बराबरी कर लेगा। और आप देखिए, इस तरह का कुछ केस इंसेक्ट्स में देखा गया है कि मेल का 1x हाइपर एक्टिव होता है फीमेल के 2x के कंपैरिजन। बट ये चीज इंसेक्ट तक ही देखी गई,
मैमल्स और ह्यूमन जैसे बड़े एनिमल्स में इस तरह की हाइपर एक्टिविटी पॉसिबल नहीं। तो नेचर के पास एक दूसरा तरीका था कि भाई इसको हाइपर एक्टिव मत करो, तो फीमेल के जो 2 एक्स हैं उनमें से किसी भी एक एक्स को पूरा इनएक्टिव कर दो, ताकि यहां भी एक्टिवली तो एक ही एक्स बचे और यहां भी एक एक्स रहे, तो करेक्टर में बैलेंस आ जाए। और यही किया जाता है कि जैसे ही मैमल्स के अंदर, ह्यूमन ही नहीं मैमल्स में 2 एक्स एक साथ आते हैं और एक्स एक्स वाला जाइगोट बनता है, फीमेल जाइगोट। और जैसे वो डिवाइड होना शुरू होता है, एम्ब्रियो बनता है, और एक पर्टिकुलर स्टेज पर सारी सेल को कह दिया जाता है कि अपने 2 एक्स में से किसी भी एक एक्स को इनएक्टिव कर दो। तो सेल अपनी इच्छा से कोई से भी एक एक्स क्रोमोसोम में खूब सारा हिस्टोन प्रोटीन लगा के उसको पैक कर देते, जो आप हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन याद करिएगा, थिन थ्रेड एक्टिव होता है यूक्रोमेटिन, थिक थ्रेड खूब सारा हिस्टोन लगा हुआ पैक्ड हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। और उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में। और जब आप स्टेन करते हो, तो क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन है, खूब कॉम्पैक्ट है, खूब सारा स्टोन है, तो जब स्टेन करते हो तो वो डार्क कलर का दिखेगा। और यही डार्क स्ट्रक्चर बार बॉडी कहलाता है। समझ गए? तो ये बार बॉडी बैलेंस मेंटेन करने के लिए बना, डोज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की डोज को कंपनसेट करने के लिए बना, डोजेस कंपनसेशन, ठीक है। तो बार बॉडी क्या है? अ कंप्लीट इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, पूरा पूरा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव। बार बॉडी क्यों बनी? तो मेल और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम के बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए। फीमेल में जो एक एक्स्ट्रा डोज थी एक्स क्रोमोसोम की, उसको इनएक्टिव करके मेल के बराबर लाया गया। समझ में आई बात? अब ये बार बॉडी बनती है, और ये बनेगी तब जब एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होंगे, यानी कि 1 से ज्यादा। 2 भी है तो 1 को बार बॉडी बना देगी, 3 है तो 2 को बार बॉडी बना देगी, ठीक है। लेकिन एक्टिव एक ही रखना है, क्योंकि इधर मेल से कंपेयर, मेल से बैलेंस करना है उसको, ठीक है। इसी चीज को लियोन्स हाइपोथेसिस डोजेस कंपनसेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज सिर्फ मैमल्स में देखी गई है। इन मैमल्स एनी वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज टेम्परेरीली एंड रैंडमली गेट इनएक्टिवेटेड। ये काम सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में है। और यहाँ आपको जानबूझकर कंफ्यूज किया जाएगा कि ड्रोसोफिला में भी बार बॉडी होगी क्या, तो ध्यान रखें, ड्रोसोफिला में बार बॉडी नहीं। ड्रोसोफिला आर्थ्रोपोड में आएगा, इंसेक्ट्स वगैरह में नहीं होंगी, ये सिर्फ मैमल्स में होंगी। नॉट इन ड्रोसोफिला, नॉट इन अदर आर्थ्रोपोड्स। और कोई सा भी एक एक्स टेम्परेरीली और रैंडमली इनएक्टिव, रैंडम है कोई सा भी एक एक्स, बट ये इनएक्टिवेशन टेम्परेरी है। मतलब जब जब सेल डिवीजन होगा तो ये लूज हो जाता है, मतलब एक बार को ये वापस हेट्रोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में बन जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर सेल डिवीजन मियोसिस है, देखिए सेल डिवीजन माइटोसिस होगा या मियोसिस, अगर माइटोसिस है तो वापस एक डिप्लॉइड डॉटर सेल बनेगी, तो फिर से एक एक्स को इनएक्टिव कर देंगे। सेल डिवीजन के टाइम एक्टिव रहता है, वो हिस्टोन थोड़ा लूज हो जाता है। और अगर सेल डिवीजन मियोसिस है, तो मियोसिस के केस में आगे बनेंगे हैप्लॉइड सेल, गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट में दोनों एक्स अलग अलग चले गए, और जैसे वो दोनों एक्स का पेयर अलग अलग हुआ, अब वो दोनों ही एक्टिव रहेंगे। मतलब गैमेट्स में आपको कभी कोई बार बॉडी नहीं दिखी, वहां दोनों एक्टिव रहते हैं, और अगली जनरेशन में वो एक्टिव एक्स ही लेके जाएंगे। इसलिए बार बॉडी बनने से इनहेरिटेंस में दिक्कत नहीं। समझ गए? तो ये टेम्परेरी इसीलिए कह रहे हैं कि ये ध्यान रखना कि दीज गेट एक्टिवेटेड इन गैमेट्स। ये गैमेट्स में एक्टिवेट हो जाते हैं। टेम्परेरी इनएक्टिवेशन है, गेट एक्टिवेटेड इन गैमेट्स अगेन। तो गैमेट्स में ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसीलिए कभी किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि आगे फिर क्या इनएक्टिव एक्स जाएगा, नहीं, वो गैमेट्स में जाते एक्टिव हो जाता है। और इसीलिए ये टेम्परेरी इनएक्टिवेशन। और इनएक्टिवेशन में करते क्या है, इट बिकम्स फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन बहुत कंडेंस होता है, डार्क होता है, और खूब सारा स्टोन लगा के पैक इनएक्टिव होता है, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन भी 2 तरह का है। जो हेट्रोक्रोमेटिन जरूरत के अकॉर्डिंग यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाए, वो फैकल्टेटिव, टेम्परेरी। फैकल्टेटिव का मतलब टेम्परेरी, ठीक है। और कुछ हेट्रोक्रोमेटिन लाइफ टाइम इनएक्टिव ही रहता है, तो वो फिर परमानेंट हेट्रोक्रोमेटिन है, कॉन्स्टिट्यूटिव। तो ये फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, ये वापस गैमेट में जा जाकर के एक्टिव हो रहा है, तो ये टेम्परेरी इनएक्टिवेशन। जब हम उसको स्टेन करेंगे तो इट इज ऑब्जर्व्ड एज डार्कली स्टेन्ड बॉडी।
ये डार्क स्ट्रक्चर के फॉर्म में नजर आएगा, डार्कली स्टेन्ड बॉडी। ठीक है, और इसी डार्क स्टेन्ड बॉडी को हम क्या कहते हैं, बार बॉडी। इसी को बार बॉडी कहा जाता है। तो मैंने आपको बार बॉडी का एक कंसेप्ट बताया कि बार बॉडी क्या है और बार बॉडी क्यों बनी, बैलेंस मेंटेन करने के लिए बनी। ठीक है, तो इसमें अब आप देखिए इससे होगा क्या। अब हम इसका यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन वगैरह में। बार बॉडी को ऑब्जर्व कहाँ करें, पहले तो ये देखें। तो बार बॉडी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एक दो जगह है जहां से बहुत अच्छे से मिल जाती है। इनर एपिथेलियल सेल्स ऑफ माउथ, माउथ के अंदर का जो एपिथेलियम है उससे, या फिर न्यूट्रोफिल्स ऑफ ब्लड, ब्लड का न्यूट्रोफिल, ब्लड में से न्यूट्रोफिल्स में स्टेन करके देख सकते हो। ठीक है, या मुंह के अंदर का एपिथेलियम, कांच की स्लाइड देखी होगी लैब में, वो स्लाइड लेते हैं और मुंह के अंदर से, गाल के अंदर से थोड़ा सा रगड़ के निकालते हैं तो हमें सेल्स मिल जाती है और उसको स्टेन करेंगे, उसमें बार बॉडी दिख जाती है। इजी सैंपल यहीं से लिया जाता है। या ब्लड सेल है तो ब्लड में देख सकते हैं न्यूट्रोफिल में, और न्यूट्रोफिल में तो बार बॉडी का शेप भी बड़ा अलग ही दिखता है। इस तरह का एक शेप दिखता है, ड्रम बजाने वाली स्टिक जो आती है वैसा, और इसीलिए एक नाम दिया जाता है इसको ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक बार बॉडी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये और भी बॉडी की सेल्स में दिख सकती है। ठीक है, बार बॉडी कभी कभी हो सकता है सेल्स में बार बॉडी नहीं भी दिखे। बार बॉडी को लेकर अभी भी बहुत सारा हायर लेवल पर लेकर कई सारा कंफ्यूजन है, लेकिन बार बॉडी बनती है और बार बॉडी कई जगह दिखाई देती है। ये बार बॉडी पूरा एक्स क्रोमोसोम होता है, इस तरह से इनएक्टिव फॉर्म में दिखेगा। तो कहाँ दिखेगा, कहाँ देखा जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। और भी बॉडी की दूसरी सेल्स है जहाँ ये दिख सकती है। ठीक है, अब देखिए बार बॉडी कितनी दिखेगी, क्या रहेगा, उसका रिलेशन क्या है। नंबर ऑफ बार बॉडी इन एनी ऑर्गेनिज्म, कि किसी में भी बार बॉडी कितनी होनी चाहिए। तो क्लियर ध्यान रखिएगा, जितने उसमें एक्स हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, एक कम रहेगा। जितने एक्स हैं उनमें से एक कम बार बॉडी बनेगी। वो जो एक माइनस कर रहे हैं वो एक्टिव है, एक तो एक्टिव रखोगे ना, उसके बाद जो बचे हुए एक्स हैं वो सारे इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो उतनी बार बॉडी बन जाएगी। अब जैसे नॉर्मल कंडीशन एक्स एक्स और एक्स वाई होती है, एक्स एक्स कौन है, फीमेल। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, 2 -1, यानी कि यहाँ पर हमें एक बार बॉडी तो मिलेगी, 1 बार बॉडी। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, तो यहाँ पर तो एक ही एक्स है तो यहाँ पर 0 बार बॉडी। अब मेल और फीमेल में ये जो डिफरेंस है ये बड़ा काम आता है कि फीमेल में 1 बार बॉडी और मेल में 0 बार बॉडी। और इसीलिए अब हम सेल लेवल पर मेल फीमेल आइडेंटिफाई करने में इसको यूज कर सकते हैं। और फोरेंसिक्स में, क्राइम केसेस, फोरेंसिक में मान लो कहीं ब्लड मिल गया, बॉडी का कोई पार्ट, कोई टिश्यू मिल गया, अब पता नहीं चल रहा ये मेल का है फीमेल का है, तो सेल लो, उसको स्टेन करके उसका सेल स्लाइड बनाओ। अगर बार बॉडी दिख रही है मतलब ये टिश्यू, ये पार्ट जो है फीमेल का है, बार बॉडी नहीं दिख रही तो मेल का है। तो मेल फीमेल को सेल्यूलर लेवल पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसीलिए तो कहा था हमने साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। और केवल मेल फीमेल ही नहीं, आप इससे एबनॉर्मल कंडीशन भी पता कर सकते हो। जैसे ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है X0, XXX, XXY, ह्यूमन में ये इस तरह की एबनॉर्मल कंडीशन मिलती है। X0 होता है टर्नर सिंड्रोम, ये सब मैं आगे बताऊंगा भी सही। और ये जो होती है ये फीमेल होती है। XXX सुपर फीमेल होती है, तो ये भी फीमेल है। और XXY जो है ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मेल। ये ह्यूमन के केस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखिए, या अब फीमेल में क्या होनी चाहिए, 1 बार बॉडी। अगर बार बॉडी का नंबर 1 से कम या 1 से ज्यादा है तो सब एबनॉर्मल है। ठीक है, जैसे X0, यहाँ पर क्या होगा, 0 बार बॉडी। अब बार बॉडी 0 है और लेकिन रहेगी फीमेल। यहाँ पर XXX में 2 बार बॉडी, बार बॉडी 1 से भी ज्यादा है और फीमेल है, तो फीमेल में 1 से ज्यादा बार बॉडी एबनॉर्मल। और XXY इसमें भी 1 बार बॉडी हो जाएगी, 2 एक्स है तो। ठीक है, मेल होते हुए 1 बार बॉडी, जबकि मेल में 0 होनी चाहिए। और मेल होते हुए 1 बार बॉडी मतलब ये पर्सन जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड रहेगा। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। अगर फीमेल है और 2 बार बॉडी मतलब वो सुपर फीमेल है। फीमेल है और बार बॉडी नहीं है मतलब उसको टर्नर सिंड्रोम है। तो ये कुछ एबनॉर्मल कंडीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम नॉर्मल मेल फीमेल पहचान सकते हैं उनके सेल लेवल, उनके टिश्यू लेवल पर। और एबनॉर्मल कंडीशन, एमिनोसेंटेसिस नाम सुना होगा आपने, ये आता है कि हम एम्ब्रियोनिक लेवल पर आइडेंटिफाई करें मेल फीमेल को। तो वहां भी काम कर सकता है कि अगर मान लीजिए आपको फीटस मेल दिख रहा है और आपने जब उसकी सेल देखी तो उसमें आपको एक बार बॉडी दिख रही है, बड़ी सरप्राइज बात है, फीटस मेल है, बार बॉडी भी एक है, इसका मतलब ये जो चाइल्ड है इसको क्लिनफेल्टर डिजीज होगी। बर्थ से पहले कंफर्म कर सकते हैं।
आपको फीटस फीमेल दिख रही, फीमेल फीटस है, बाहर बॉडी लेकिन उसकी सेल में 2 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये फीमेल चाइल्ड सुपर फीमेल बनेगा। फीटस फीमेल है, बाहर बॉडी है ही नहीं, तो मतलब ये टर्नर सिंड्रोम होना है। आप इसको बर्थ से पहले ये एबनॉर्मल कंडीशन बाहर बॉडी देखकर पहचान सकते हो। बर्थ के बाद भी मेल फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्राइम केसेस वगैरह में कहीं भी पहचान ना हो मेल फीमेल। तो सेल्यूलर लेवल पर मेल फीमेल आइडेंटिफाई करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है बाहर बॉडी। इवन होता है बड़े बड़े जो इंटरनेशनल गेम्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल गेम्स में क्या है, वहां पर देखो कई बार जरूरत पड़ती है, आपने सुना होगा डोप टेस्ट। डोप टेस्ट अलग चीज है, वो तो स्टेरॉइड्स वगैरह और उनके लिए, लेकिन कभी कभी जब किसी एथलीट किसी स्पोर्ट्समैन में मेल फीमेल का भी कंफ्यूजन होता है तो फिर बाहर बॉडी टेस्ट करते हैं। सलाइवा टेस्ट भी बोलते हैं इसको, मुंह से इपिथेलियम लेते हैं तो सलाइवा टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और कहीं मान लो फीमेल में ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां रूल ये है कि नॉर्मल जो फीमेल्स हैं उन्हीं में ही कंपटीशन होगा, ये एबनॉर्मल्स अलाउड नहीं होते, ठीक है। सुपर फीमेल जो होती है नॉर्मली कई बार हार्मोनल एबनॉर्मल की वजह से एनलार्ज होती है, ठीक है, तो पहचान में नहीं आते। कई बार नॉर्मल फीमेल में और सुपर फीमेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम रहती है ज्यादातर, तो उनका बाहर बॉडी टेस्ट करते हैं। और अगर फीमेल एथलीट में बाहर बॉडी 1 आनी चाहिए, अगर 1 से कम या 1 से ज्यादा आ रही मतलब उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और वहां ऐसा हुआ भी है, गेम्स वगैरह में भी आइडेंटिफिकेशन में बाहर बॉडी का यूज किया गया है। समझ में आई बात? तो ये पूरा आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका बन गया, मतलब बाहर बॉडी, लेकिन आइडेंटिफिकेशन पर्पस से नहीं बना। बाहर बॉडी क्यों बना? बाहर बॉडी बना है बैलेंस मेंटेन करने के लिए, डोजेस कंपनसेशन की, वो कंसेप्ट अलग है। लेकिन इस बाहर बॉडी के बनने से, क्योंकि अभी मेल में नहीं बनती फीमेल में बनती है, तो हमने इसका यूज करा है सेल्यूलर लेवल पर मेल फीमेल रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई करने। तो हम अब बाहर बॉडी से आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, और बाकी बाहर बॉडी नेचुरली बैलेंस मेंटेन करने के लिए बनती है। अगली बात समझिए, ठीक है। तो ये एक बाहर बॉडी का एक एडिशनल कंसेप्ट है। बाकी अदरवाइज और जो चीजें हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में मेनली 2 थ्योरी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, बाहर बॉडी को लेकर के कुछ दिक्कतें बाद में और आती है, जैसे कभी एक एक्स इनएक्टिव हो जाता है तो कुछ लोगों का, अच्छा देखो इसमें एक चीज और देखिए, ये देखो एक्स एक्स वाई, ये एक्स एक्स वाई क्या है, या मेल, ह्यूमन में मेल होता है एक्स एक्स वाई इस वाई की वजह से, और यही एक्स एक्स वाई के ड्रोसोफिला में होगा ना तो वहां फीमेल होता है। जैसे आपको मैंने बताया भी था क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन इसके अंदर, ये देखो ए प्लस एक्स एक्स वाई, इसका ये अगर ड्रोसोफिला है तो इसका रेशियो क्या आएगा 2/2 यानी कि 1, ये फीमेल बनी। एक्स एक्स वाई ड्रोसोफिला में फीमेल होता है, ह्यूमन में मेल होता है। इस पे तो एम्स में भी क्वेश्चन आया है। एंड व्हाट डज इट इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है कि वाई क्रोमोसोम हैव मोर सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन, नॉट इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में वाई के बावजूद भी बैलेंस के अकॉर्डिंग फीमेल बन रहा है, और ह्यूमन में वाई होने की वजह से वो मेल बन रहा है। तो ये तो एक ध्यान रखना, वैसे भी एक बेसिक सी बात है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक चीज और देखिए, एक क्वेश्चन तो ये आता है, जैसे हमने सेक्स लिंकेज पढ़ा था, याद कीजिए, और उसमें हमने कहा था जैसे कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर, हीमोफीलिया के लिए कैरियर, इस तरह की कुछ चीजें बताई थी, XXC XXH। यहाँ आप कुछ समझदार लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि जब आप कह रहे हो कि एक एक्स फीमेल में इनएक्टिव हो जाता है, मैमल्स में, ह्यूमन में, तो फिर ये कैरियर वाला हमेशा नॉर्मली क्यों होता है? ठीक है, जैसे इसके अंदर एक एक्स पर तो डोमिनेंट अलील है और एक पर ये रिसेसिव अलील, और हम क्या कहते हैं क्योंकि डोमिनेंट अलील है तो ये क्या हुआ, नॉर्मल। अब यूं भी कहा सकता है कि ये वाला एक्स इनएक्टिव हो गया। अगर ये एक्स इनएक्टिव हो जाए और ये एक्स एक्टिव रहे तो फिर तो उसको तो डिजीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये बात समझ लें कि कैरियर हमेशा नॉर्मल ही रहेगा। बाहर बॉडी बनने से आपके सेक्स लिंकेज के इनहेरिटेंस में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। कारण यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इनएक्टिवेशन रैंडम है, एनी वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, कोई सा भी एक एक्स इनएक्टिव होता है। अब देखिए पूरी फीमेल के अंदर एक कोई मान लो कैरियर फीमेल है, तो इसका मतलब ये नहीं मानना है कि उस फीमेल की बॉडी में जितनी सेल्स हैं सब में कोई एक ही एक्स इनएक्टिव हुआ होगा कि मान लो यही वाला इनएक्टिव हुआ, ऐसा थोड़ी होगा। अब किसी सेल में ये इनएक्टिव हो गया, किसी में ये इनएक्टिव हो गया, तो ओवरऑल बात वही आएगी, ठीक है। तो ये रैंडम इनएक्टिवेशन किसी सेल में ये तो किसी में ये, इस वजह से कुछ सेल्स में नॉर्मल डोमिनेंट अलील एक्टिव है तो कुछ में रिसेसिव अलील है। ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज नहीं आएगी।
समझ में आ गई बात। तो हेटेरोजाइगस बार बॉडी बनने के बाद भी जो नॉर्मल कैरियर कंडीशंस हैं उनमें वही नॉर्मल कंडीशन ही रहेगी, उसमें इनहेरिटेंस में कोई दिक्कत नहीं आती। और तीसरी एक चीज और कि जैसे 3x होने पर हमने कहा कि ये एबनॉर्मल सुपर फीमेल बनी, और फिर हम कह रहे हैं इसमें 2 बार बॉडी बन गई। अब 2 बार बॉडी बन गई, 2 तो इनएक्टिव हो गए ना, 2x इनएक्टिव हो गए, फिर भी डिजीज तो है ना सुपर फीमेल। जब 2x इनएक्टिव ही कर दिए तो अब तो ये नॉर्मल हो जानी चाहिए फीमेल, वो भी नहीं होंगी। क्योंकि ध्यान रखना, आपने जब इनएक्टिव किए ना, कौन सा बैलेंस ठीक हुआ, जीन बैलेंस या क्रोमोसोमल बैलेंस? जीन बैलेंस। क्रोमोसोम तो अभी भी है ना, ये एक्स्ट्रा एक्स जो आया वो तो सेल में ही, आपने उसको निकाल के बाहर नहीं किया, बाहर करते तब क्रोमोसोमल बैलेंस ठीक होता। सेल में ही है वो क्रोमोसोम, बस आपने इनएक्टिव कर दिया, मतलब उसके जीन काम नहीं कर रहे, तो जीनिक बैलेंस तो ठीक हो गया, क्रोमोसोमल बैलेंस अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और उस क्रोमोसोमल इम्बैलेंस की वजह से थोड़े बहुत तो अभी भी दूसरे जीन का एक्सप्रेशन डिस्टर्ब होगा। भले आपको लगेगा ये तो इनएक्टिव, अब ये क्या कर लेंगे, नहीं, क्योंकि ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंस अभी भी कुछ जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती है, इसीलिए थोड़ी एब्नॉर्मिटी रहेगी। यानी कि ये सुपर फीमेल जैसी आपको नजर आ रही है, अभी मैंने कहा नॉर्मल फीमेल सुपर फीमेल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये इतना से डिफरेंस क्यों बचा है, क्योंकि आप इनएक्टिव कर चुके हो। अगर आपने ये इनएक्टिव नहीं किया होता तो ध्यान रखना और ज्यादा डिफरेंस आता, जैसे डाउन सिंड्रोम जैसा बड़ा सिंड्रोम, ऐसा नहीं है। तो एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिव होने के बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, डिसऑर्डर दिखेगा। रीजन बिहाइंड दैट कि क्रोमोसोमल इम्बैलेंस अभी भी है, केवल जीन बैलेंस ठीक हुआ, ठीक है। और इसी तरह से जो कैरियर होते हैं वो हमेशा नॉर्मल रहेंगे, भले बार बॉडी बने, क्योंकि बार बॉडी बनना रैंडम काम है, कभी ये वाला एक्स कभी ये एक्स, और अलग अलग सेल में अलग अलग रहता है, तो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म में वो नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। ये कुछ एडिशनल चीजें होती हैं बार बॉडी के साथ साथ, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन का पार्ट था, सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरी, उसका मैकेनिज्म, और लास्ट में एक बार बॉडी का ही कंसेप्ट, ठीक है। अगले पार्ट में हम अब चैप्टर के लास्ट वाले सेगमेंट में आएंगे ह्यूमन जेनेटिक्स। नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे।